राशिद शरीफ जी, मैं आपसे एक सवाल लेता हूं कि क्या वाकई मुसलमानों में डर है जैसा बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं, या वो डराने का प्रयास कर रहे हैं? कोई डर नहीं है सर। मुसलमान कभी डरता नहीं, शान से रहा हिंदुस्तान में, आगे भी शान से रहेगा मुसलमान हिंदुस्तान में। सिर्फ डर इस बात का है, आज जो माहौल बन गया, वाकई सबका साथ सबका विकास, अभी घर ये 3 करोड़ घर मिल गए, अभी सुन रहा था मैं, तो सर यहाँ पे है, सुनिए पहले, सुनिए सब सुनिए, यहाँ पे डर किसी बात का नहीं है। आज हमको डर सिर्फ भारत को बचाने का है, संविधान को बचाने का डर है सर। आज मैं तमाम हिंदू भाइयों से, तमाम मुसलमानों से ये अपील करूंगा, जिस तरीके से किसान, जिस तरीके से परसों ड्राइवर्स है सो निकल के ऐसो उनके कानून के खिलाफ जो निकला था वो उसके लिए एहतजाज किए, आज मुसलमान, आज सेकुलर हिंदू रामलीला मैदान में बैठ के अपने हक के लिए, अपने मसाजिद और मदरसों की सेफ्टी के लिए हर एक जमात निकलना चाहिए और बैठ के हुकूमत से बात करना चाहिए कि डर ये किस बात का डर है। ये राशिद शरीफ जी, राम मंदिर आप बनाते, काशी आप बनाते, राशिद शरीफ जी, आप संविधान बचाने का डर बता रहे हैं। राशिद जी, मैंने आपको सुना, मैंने बिना रोक टोक आपको सुना, पूरा मौका दिया। मैं आपसे बस यही एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊँ उससे पहले, आप रामराज की बात होती है। राशिद जी, आपको मैंने पूरा सुना, रामराज बस मैं एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आपसे ले रहा हूँ, उसके बाद मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगा। आप संविधान बचाने के डर की बात कर रहे हैं, तो उसमें राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कहां से आ जा रहा है? आखिरकार बदरुद्दीन अजमल का एजेंडा क्या है? सर भड़काना। आज जितने भी आप सुनेंगे ना, रामराज की बात करेंगे और हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कोई साथ में रहने की बात नहीं करेंगे। बदरुद्दीन अजमल, देखिए, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत विरोधी बयान पर मालदीव सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री मरियम ने बयान दिया था, उनको पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई मालदीव की तरफ से की गई है। मालदीव सरकार की मंत्री ने बहुत ही अपमानजनक बयान दिया था प्रधानमंत्री मोदी और भारत को लेकर, और इसके अलावा 2 अन्य मंत्रियों पर भी मालदीव सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि जिस तरह से भारत के उच्चायोग ने इस पूरे मामले को उठाया और उसके बाद तमाम जो विपक्ष के नेता हैं मालदीव में, उन्होंने भी इस मुद्दे पर लगातार मालदीव सरकार से कार्रवाई की मांग की। उसके बाद अब भारत विरोधी बयान देना मालदीव सरकार की मंत्री को बहुत महंगा पड़ा है और मरियम को पद से हटा दिया गया है। हालांकि इन्होंने जब ट्वीट किया था, बहुत ही अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था, उसके बाद उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था। लेकिन जिस तरह से बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव में अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी, उससे मालदीव सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि उनकी अर्थव्यवस्था पर आने वाले समय में बड़ा असर पड़ सकता है। और इसी के चलते आप देखिए, अब फिलहाल मरियम को मंत्री पद से हटा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए, मैं अपनी डिबेट पर फिर से वापस आता हूं। मैं राशिद शरीफ के पास अब फिर से जाऊंगा, लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार, एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ में। धीरेन्द्र कुमार जी, आखिरकार ये कैसा डर मुसलमानों के बीच दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? चंपक जी थोड़ा धैर्य रखिए। इजाजत ले लो। नहीं, इजाजत मत लीजिए, और भी मेहमान है चंपक साहब, और भी मेहमान है। आप देखिए, आपके साथ मैंने आपका प्रोड्यूसर को बोला हुआ कि 15 मिनट के लिए बोला था मुझे, मेरा मसरूफियत है, सॉरी। थोड़ी देर और रुकिए, क्योंकि आपके नेता को इतनी गंभीर और गुप्त सूचना मिली है जिसकी जानकारी शायद इंटेलिजेंस और तमाम पुलिस एजेंसियों को नहीं है, तो थोड़ा समय दीजिए। 15-16 मिनट कर सकूंगा। आपका स्पष्टीकरण इस मुद्दे पर जरूर। ठीक है, मैं थोड़ा और समय आपसे मांग ले रहा हूँ, मैं थोड़ा और समय आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे थोड़े और समय का निवेदन कर रहा हूँ। मेरे से आपको क्या बोलना है, जानकारी लेना है, बोलिए, और मैं मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं एक सवाल धीरेन्द्र कुमार जी से ले रहा हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। मैं निवेदन के साथ आपको रुकने का आग्रह करता हूँ। धीरेन्द्र कुमार जी, आखिरकार कैसे मुसलमानों को डराया जा रहा है? विशाल जी, ये मुसलमान को डराने की बात है। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसको डरा दे, लेकिन जो जिस तरह से ये लोग भ्रम फैला रहे हैं मुसलमानों के बीच में, और ये कौन सा मुल्ला लोग हैं जो मुसलमानों को पहले बांटा, आप कह रहे हैं कि एक हो जाओ। हिंदू ने कब नहीं उनका सम्मान किया है, या बाकी धर्म पंथ के लोग किसी ने एक दूसरे का कभी इस तरह का किया है जिस तरह से ये लोग फैलाने का काम कर रहे हैं? ये खुद अपनी दुकान राजनीति की चलाने के चक्कर में इस तरह के बयान दे रहे हैं। और आपने ठीक कहा, इकबाल अंसारी जी को क्या उनको मुसलमान नहीं मानते हैं? क्या वो इस्लाम नहीं जानते हैं? अगर वो उस पूजा में सम्मिलित हो रहे हैं और ये लोग एक नई सेकुलर शब्द की परिभाषा लिखने का काम करते हैं कि जो बहुसंख्यकों के बारे में अपमानजनक शब्द बोल,
उनके आस्थाओं पर चोट करे, वह देश का सेकुलर है। यही इंडी गठबंधन और तथाकथित उनके नेताओं ने बना के रखा है सेकुलर शब्द को, कि बहुसंख्यकों की आस्था पर कुठाराघात करो, अपमानजनक शब्द बोलो, वही सेकुलर कहलाएगा। चलिए धीरेन जी मैं चंपक कलिता के पास जाऊं। प्रियंका भारती मैं आपके पास आऊंगा माफी के साथ, मैं एक बार, क्योंकि चंपक कलिता को निकलना है, वो 15 मिनट का समय लेकर आए थे। मैं आपके पास आ रहा हूं प्रियंका जी, मैं चंपक कलिता जी से एक सवाल लेकर आपके पास वापस आ रहा हूं। कर रहे हैं और किस तरह के कोई मुल्ला बोल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है ये शो में, मुझे नहीं समझ आ रहा है। प्रियंका भारती जी मैं आपके पास वापस आ रहा हूं, आपको मैं पूरा मौका दूंगा अपनी बात रखने के लिए। चंपक कलिता जी, जाते जाते मेरा सवाल आपसे यही है कि राशिद शरीफ जी भी कह रहे हैं मुसलमानों को कोई डर नहीं है, धीरेन्द्र कुमार ये कह रहे हैं कि आप लोग डराने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने इकबाल अंसारी के बयान सुने होंगे, तस्वीरें देखी होंगी अयोध्या से, और नहीं देखी होंगी मैं आपको दोबारा भेज दूंगा। इकबाल अंसारी तक कह रहे हैं अयोध्या में सब कुछ सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है, जो कि बाबरी मस्जिद के मुद्दई थे, पैरोकार थे। तो आखिरकार आप असम से बैठकर बदरुद्दीन अजमल साहब क्यों भड़काने और डराने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, डराने भड़काने की बात नहीं है, ये टोटली एहतियात की बात है। एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि माजी में ऐसा तजुर्बा हिंदुस्तान में अभी है। माजी का तजुर्बा उठा लीजिए चंपक जी, किस चीज से एहतियात माजी में है, इसीलिए मुसलमानों को चंपक जी किस चीज से एहतियात बरतने का प्रयास करा रहे हैं? अपना चश्मे से देख रहे हैं, डरने, डराना, भड़काना। चंपक जी किस चीज से एहतियात, इसकी तो जानकारी दीजिए, क्या जानकारी है आपके पास? जुनेद अखलाक और ये ट्रेन में जो चंपक कलिता जी, राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और आपके पास कोई जानकारी नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष को डराने का प्रयास कर रहे हैं, आपके पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, आपके नेता के पास कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ खुले मंच से एक धर्म विशेष को डराने का प्रयास कर रहे हैं। आप आइएगा अयोध्या, आप अयोध्या आइएगा, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं आपको ऐसे बहुत से मुस्लिम लोगों के पास लेकर चलूंगा जो कि इस पूरे मंदिर के उद्घाटन से बहुत खुश हैं, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई डर नहीं है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, कोई कपड़े सिलता है, कोई माला फूल बेचता है। आप चलिएगा मेरे साथ अयोध्या, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा चंपक कलिता जी, लेकिन किसी धर्म विशेष को डराने का प्रयास मत करिए। नहीं, एहतियात चंपक जी, डराने का प्रयास मत करिए, यह एहतियात नहीं है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े चंपक कलिता जी, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, अयोध्या के नाम पर डराने का प्रयास मत करिए। अयोध्या बहुत शांत है और सद्भावना का शहर है अयोध्या, क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, बहुत अच्छे से अयोध्या को समझता हूं और जानता हूं। प्रियंका भारती जी, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहूंगा, बहुत देर से मैं आपके पास आ पाया, लेकिन सवाल यह है कि बदरुद्दीन अजमल आखिरकार क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या जताना चाह रहे हैं, आप क्या समझ पाए उनके बयानों से? मैं आपको मेरे नाम के नीचे दिख रहा होगा प्रवक्ता आरजेडी जी, तो मैं बदरुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, वो उनके पार्टी के व्यक्ति बताएंगे, उस पे टीका टिप्पणी मैं लेकिन वो आपके प्रस्तावित इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, उनका दल भी गठबंधन के हिस्से हैं वो, ये मुझे भी मालूम है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की, मैं अपने पार्टी के प्रतिनिधि हूँ ना, मैं आपके पार्टी का रुख जानना चाह रहा हूँ, अपनी बात पूरी करिए। पार्टी का रुख जानना चाह रहे हैं तो आप मेरे लीडर या मेरी पार्टी से जुड़ा कुछ जानना चाहेंगे ना। बदरुद्दीन जी क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, उस पे जाके मैं क्यों टीका टिप्पणी करूं, आप मुझे स्वयं बताएं। नहीं प्रियंका जी, लेकिन आपकी राय क्या है, क्या उनको ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूँ। मैं विशाल जी सही बोलूं तो मुझे ये सब कोई मुद्दा लगता ही नहीं है, मुद्दा अभी रोटी रोजगार क्यों उठा रहे हैं ये मुद्दा? भाई ये तो गलती तो नेता ही कर रहे हैं ना, ऐसे मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? विशाल जी, आपका पेट भरा हुआ है, मेरा भी पेट भरा हुआ है, इसलिए हम लोग आपस में बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। जिनको रोटी नहीं नसीब हो रही है, पूरे देश में भूखमरी की हालात है, सीरिया के बराबर आपके देश की स्थिति पहुंच चुकी है। नहीं प्रियंका जी, देखिए इसमें मैं इस पर घोर आपत्ति दर्ज करूंगा। सीरिया जैसे देशों से आप भारत की तुलना बिल्कुल मत करिए। अरे ग्लोबल 100 इंडेक्स, प्रियंका जी मैं चाहूंगा कि आप मुद्दों पर ही बात करिए। सीरिया जैसे देशों से बिल्कुल भारत की आपत्ति मत करिए, देश का मामला है, सियासत हो जाएगी, आप सियासत करिए, आप सियासत करिए। विशाल जी, आपका पेट भरा हुआ है, मेरा भी भरा हुआ है। प्रियंका जी देखिए, मैं आपसे फिर वही कह रहा हूं कि बिहार में आपकी सरकार है, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर ऐसे हालात है? हमें अपने देश के लिए कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना, आप अपनी बात पूरी करिए। ज़ी न्यूज़।